अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आपने वज़ीर आज़म की आज तकरीर सुनी और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान और ईरान की तरफ से पाकिस्तान के लिए ख़तरे की जो घंटियां हैं वो बज रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं और जो ख़ास तौर पे इंटीरियर और फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं ये इंटरव्यू देने का। सबसे पहले जो आज वज़ीर आज़म की तकरीर हुई है हिंदुस्तान के हवाले से, आप लोग भी इस मरहले से गुजर चुके हैं जब पठानकोट हुआ, उरी हुआ और फिर सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा किया हिंदुस्तान ने कि हमारे पर उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। आप मुझे बताएं कि टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ चुका है? क्या हिंदुस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे साथ काटेगा या आपको लगता है कि इसका खदशा है कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी इसलिए गंभीर और पेचीदा है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन साइकिल है और उस इलेक्शन साइकिल के पेश नज़र वो फैसले अपनी दाखिली सियासत के पेश नज़र करेंगे, जो कि एक ख़तरनाक बात हो सकती है। अलबत्ता मेरा भी पैगाम इंडिया को यही होगा कि वो इस मौके पर किसी जज्बाती रिएक्शन को दिखाने की बजाय, चूँकि यहाँ पर दो न्यूक्लियर स्टेट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और किसी किस्म की हमने माजी में भी देखा जब टेम्परेचर्स को हम रेज करते हैं तो उससे इस खित्ते में अमन को मदद नहीं मिलती, इस खित्ते में अवाम को मदद नहीं मिलती। तनाव का सिर्फ असर पाकिस्तान पे नहीं होगा, इस पूरे खित्ते की इन्वायरमेंट पे होगा और हिंदुस्तान पे भी उसका मनफी असर पड़ सकता है। लिहाजा ये हुकूमत का फर्ज है सबसे पहले तो अगर कोई संजीदा इनके इल्म में मालूमात हैं तो जहां ये हिंदुस्तान के साथ मैसेजिंग कर रहे हैं, पहले अपने घर के अंदर तो मैसेजिंग करें। हुकूमत को और वजीर आजम को मुल्क के अंदर क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए। ये सेक्रेटरी जनरल को भी एतमाद में ले रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए भी पैगामात भेज रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो कौमी क़यादत है, जो दीगर जमातें हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके साथ इनका कोई राब्ता नहीं है, उनको इन्होंने एक पेज पर नहीं ले रखा। और आप इनकी अप्रोच तो बचगाना इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि जो सऊदी मेहमान आए उनके जो स्टेट बैंक्वेट था उस पर भी इन्होंने अपोजिशन तक को नहीं मदऊ किया, जो कि हमारी इंसल्ट नहीं थी, ये उस मेहमान की इंसल्ट की है कि जो इस बात के हकदार थे कि पूरी कौम उनको खुशामदेद कहती। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि हुकूमत, असेंबली का इजलास भी होने वाला है, उसमें कौम को और पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी, लेकिन अगर भारत ने किसी किस्म का कोई गलत कदम उठाया तो फिर पाकिस्तानी कौम मुत्तहद होगी। पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की इज्जत और आबरू के लिए तमाम इख्तलाफात मिटाकर एक चट्टान की सूरत में नजर आएगी। मुझे तो आपकी बात की ये समझ में आ रही है कि जो ये हिंदुस्तान के साथ मामला बिगड़े हैं उसको इस हुकूमत ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो आज जो वजीर आजम की तकरीर थी उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि सही तरीके से हैंडल नहीं किया, ये जवाब नहीं होना चाहिए था? देखिए, उन्होंने जो तकरीर की है, मुझे नहीं मालूम कि किन मालूमात की बुनियाद पर या किस बुनियाद पर यह फैसला किया है। अगर कोई ऐसी सूरत थी कि उन्हें इतना ज़्यादा पोस्चर करने की ज़रूरत थी तो पहले वो कौमी क़यादत को एतमाद में लेते, उसके बाद कोई कदम उठाते, चूँकि ये एक इंतहाई कदम है जब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म इस सतह के ऊपर भारत के साथ मैसेजिंग करे और कौम से खिताब की सूरत में करे, ये एक इंतहाई कदम होता है। तो अगर इसको ताबीर किया जाए कि कोई संगीन ख़तरात हैं तो वो भी गलत नहीं होगा कि जो उनको इतना बड़ा इंतहाई कदम उठाना पड़ा। तो ये बहुत ही हिकमत के साथ इस सूरत हाल को डील करने की जरूरत है, आपकी बात समझ ताकि हम उस अब ये जो इंसिडेंट हो गया है कश्मीर के अंदर, क्या इसका एक मनफी असर होगा हमारी जो एक निकाला जा रहा था हमें ग्रे लिस्ट से फैटफे के नहीं होगा? आप कैसे देखते हैं? जी, मैं पहली बात तो आपको ये कहूँ कि जितने भी पाकिस्तान में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं।
इसी तरह जितनी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ओहदेदारों के पासपोर्ट जब्त हो चुके हैं। जितनी भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लाइसेंसेस, आर्म्स वगैरह कैंसिल हो चुके हैं। जो भी हमारी कंप्लायंस थी वो यूएन के मुताबिक हमने उसको किया है। और हमारे ख़ास तौर पे पिछले साल डेढ़ के अंदर हमने कोशिश की थी कि जो फाइनेंशियल महाज के ऊपर मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत है वो उठाए जाएं, ताकि इन गिरोहों की सलाहियत के ये बिलवास्ता भी फंड रेजिंग कर सकें, उसको कंट्रोल किया जाए। और इसके लिए हमने एक कानून का मुसवदा तैयार कर लिया था और मैं समझता हूं कि उस कानून के मुसवदे पर अमल होना चाहिए, ताकि इनके लिए किसी भी लिहाज से पाकिस्तान में ऑपरेट करना नामुमकिन किया जाए। नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ, चूंकि ये सूबों ने करना था और हमने एक मॉडल कानून वफाकी हुकूमत से बना के तमाम सूबों को भेज दिया था। अब ये सूबाई असेंबलीज ने इनके ऊपर कानून साजी करनी है और मैं उम्मीद रखता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और जो वफाकी हुकूमत है, चूंकि अब इनके साथ आसानी है कि तमाम तकरीबन 3 सूबों में इनकी हुकूमत है, जल्द अज जल्द उस कानून को ये मंजूर कराएंगे। नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, दूसरी तरफ हमने देखा कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ईरान के खिलाफ, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि एज फार एज रीजनल इशूज आर कंसर्न, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव commonality of views on host of issues and we have worked closely together in the past and inshallah will continue to do so in the future। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी तो तंकीद हुई कि शायद उनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी और किसी तरह से उनको कुछ कहना चाहिए था ताकि जो एक स्टेटमेंट गई थी ईरान के खिलाफ उसको निगेट किया जाए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? चूंकि इस वक्त हमने देखा कि किस तरह सुषमा स्वराज साहिबा भी ईरान गईं और अब उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली है और उन्होंने कहा है कि जी इनाफ इज इनाफ, और ये ईरान की तरफ से आ रहा है। आप भी सिचुएशन में रहे हैं, आपके दौरे हुकूमत में भी जैशे अदल के ऊपर उंगलियां उठती रहीं ईरान की तरफ से। अब आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और क्या जैशे अदल का ऊपर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का भी दौरा किया था और ईरान का भी दौरा किया था और उसके बाद हमारे नए वज़ीर आज़म साहब ने भी ये एक स्टेटेड पॉलिसी बताई कि पाकिस्तान इस खित्ते में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो महाजराई है उसको कम करने के लिए किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस तनाज़े के अंदर साइड ले, बल्कि उसका ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुस्लिम उम्मा के अंदर जो तकसीम है, जो बढ़ती हुई खलीज है, इसको कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। और तो ये इस दौरे को आप उस पस मंजर में कैसे देख रहे हैं? मैं आपको भी कह रहा हूं ना, ये इनकी नाकामी है, ये खारजा वजीर की और हमारे वजारत खारजा और हुकूमत की नाकामी है। चूंकि जब आप कोई दौरे पे मेहमान आता है उनके साथ पहले अपनी सेंसिटिविटीज शेयर करते हैं ताकि वो आपकी सरजमीन में आके जो आपकी सेंसिटिविटीज हैं उनका ख्याल रखें, उनका एहतराम करें। तो ये गालिबन हमारे जो वजीर खारजा हैं और हमारी हुकूमत है, इन्होंने मेहमानों के साथ पहले इस बारे में कोई तबादला ख्याल नहीं किया कि किस तरीके से हमने इन मामलात को कंडक्ट करना है, जिससे एक सफारती एम्बैरसमेंट यकीनन उनके लिए भी और हमारे लिए भी ये बनी है और अब हुकूमत इसके लिए फिर वजाहतें कर रही है। यही मैं कहता हूं कि बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर आप वजीर दाखिला रह चुके हैं, फतह कलामी माफ कर दी गई है। जी, मैं आपसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और मुझे याद है कि अक्टूबर के अंदर ईरान के कुछ ऐसे गार्ड्स थे जिनको अगवा कर लिया था जैशे अदल ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने ही मदद की थी और उनको बाजियाब कराया था। ये मामलात आपके दौरे हुकूमत में भी रहे, वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको टारगेट किया गया और आपकी हुकूमत से ईरान शिकायत लगाती रही कि जैशे अदल जो है वो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करती है और वो आपकी ज़मीन के ऊपर है।
आपने कभी कोई तहकीकात की कि ये जैश-ए-अदल बलूचिस्तान में कहां से आई और कौन इनको यहाँ पे पनपने फूलने दे रहा है? ये कोई यानी जो कालादम तंजीमें हैं या जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसी भी मुल्क के अंदर दफ्तर बना के या रजिस्टर होके ऑपरेट नहीं करते। ये लोग गैर कानूनी तौर पे ऑपरेट करते हैं और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यकीनन, मगर क्या गैर कानूनी तौर पे इनका वजूद पाकिस्तान में है? आपको तो जरूर मालूम होगा चूंकि आप वजीर दाखिला रह चुके हैं। मेरे इल्म में कोई ऐसा यहाँ पे गिरोह मुनज़्ज़म नहीं है कि जो काम करे, लेकिन जो बैरूनी जैसे कि आपको पता है कि कलभूषण जो इंडियन एजेंट था वो भी हमने पकड़ा। कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज हैं कि जो कोशिश करती रहती हैं कि यहाँ पर आके कोई ऐसी वारदात करें जिससे हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पे असर पड़ सके, पाकिस्तान इंटरनली डिस्टेबलाइज हो सके। ये वो मैनेस है कि जिसका इलाज अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी नहीं है। आपने देखा है कि उनके पास भी 9/11 जैसा वाक़या हो गया। यूरोप के हर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। हिंदुस्तान जो है ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टारगेट कर रहा है। क्या मैं आपकी बात सही समझी? मैंने हिंदुस्तान का नाम तो नहीं लिया। मैंने ये कहा है कि एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो इस खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन अपने एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अंदर हमारे मशरकी नेबर भी हो सकता है, उसमें दीगर ताकतें भी हो सकती हैं। ये हमारा फर्ज है कि हमने अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी को, विजिलेंस को इस कदर टाइट रखना है कि कोई ऐसा थर्ड फ्रीक हमारे ममालिक के दरमियान जी। एहसन साहब, दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब के ऊपर और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करें, चूंकि सीपेक के हवाले से आपने काफी काम किया है, अब सऊदी अरब जो है सीपेक का हिस्सा बनने चले जा रहा है एंड आई एम श्योर आप इसका खैर मकदम करेंगे। गवादर में अगर सऊदी अरब इन्वेस्ट करता है और आपने ईरान की बात की, तो ईरान का क्या रद्द अमल होगा? और आप समझते हैं कि ये एक सही तरीका है जिस तरीके से सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया गया है, और सऊदी अरब और कहां इन्वॉल्व हो सकता है सीपेक के हवाले से? देखिए, इस वक्त जो उनका दौरा हुआ है क्राउन प्रिंस का, उस पर काफ़ी ऐलानात हुए हैं, और अगर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, चाहे वो कोई दोस्त मुल्क करे, हम उसे वेलकम करेंगे। अगर पाकिस्तान के साथ हमारे दोस्त ममालिक के ताल्लुकात एक इकनॉमिक पार्टनरशिप में तब्दील होते हैं, दिस इज़ द वे टू गो। मुस्तकबिल इक्तसादियात का ही है। लेकिन देखना यह है कि अब ये जो उन्होंने MOUs कहा है, $20 अरब के हमने दस्तखत किए हैं, इनके अंदर मीट कितनी देर में आता है, ये कितनी देर में ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ नज़र आएगी। अभी तक तो जो MOUs मैंने देखे हैं उनके अंदर कोई सॉलिड चीज़ अगर नज़र आई है तो वो 2 LNG पावर प्लांट्स हैं जो हमारी हुकूमत ने इंस्टॉल किए थे, एक हवेली बहादुर शाह में और एक बल्लो की में गालबन। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बड़े तहम्मुल से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी से। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़िताब किया है, जाहिर है कि कुछ ख़तरे की घंटियां जो हैं वो बज रही हैं, जिसके नतीजे के अंदर उन्होंने ये ख़िताब किया है, और शायद हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि उनको ये ख़िताब करना पड़ा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल को एक ख़त भी लिखा है और कहा है कि जो टेंशन्स हैं उसको नीचे लाने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अपना किरदार अदा करें। हिंदुस्तान से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रही हैं, मैं सुनवाना चाहती हूँ, फिर आपसे उसके ऊपर रद्द-ए-अमल लूँगी। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के क्या कहते रहे हैं पुलवामा अटैक के बारे में, और उसके बाद आइए दिखाते हैं। वो भारत पर जो इस पुलवामा हमले के जिम्मेदार हैं, इनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी फौज को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो दहशतगर्दों से निपटें। लोगों का खून खौल रहा है। इस दहशतगर्दी के पीछे जो भी कुव्वतें हैं, इनको सजा मिलेगी। हमारा पड़ोसी मुल्क जो दुनिया में तन्हा हो चुका है, समझता है कि ऐसे हमले हमें गैर मुस्तहकम कर सकते हैं, लेकिन इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। फवाद साहब, ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि आज उन्होंने ये खिताब किया हिंदुस्तान के हवाले से,
और ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ कि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स हिंदुस्तान से आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिलिट्री जो स्ट्राइक है वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। तो आप बताना चाहेंगे कि इस वक्त क्या खतरात हैं हमारे सामने और क्या हमें बताया गया है कि जी हिंदुस्तान की तरफ से कि किस किस्म का एक्शन वो ले सकते हैं? यहाँ तो 70 साल से खतरे की घंटियां बज रही हैं, तो उसमें तो जाहिर है कि कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये हिंदुस्तान की तरफ से खतरे की घंटियां बजती ही रहती हैं। दूसरी बात यह है कि जो अभी नरेंद्र मोदी का आपने टुकड़ा सुनाया, अभी तो हमारे जो कल एक स्टेट विजिट ख़त्म हुआ है, हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कल यहाँ से तशरीफ़ लेके गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि मोदी साहब अपने किस कोको शेल में बैठे हुए हैं जिनके ख्याल में पाकिस्तान तन्हा है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक राइजिंग इकोनॉमिक फोर्स के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इस वक्त एक बहुत अहम किरदार है, और ये कहना कि मोदी के कहने से कोई हम आइसोलेट हो जाएंगे, ये तो फिर हिंदुस्तान की गलत फहमी है। जाहिर है कि आइसोलेशन की बात नहीं है। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने खिताब के अंदर ये वाज़े तौर पे कहा कि वहां से ये आवाजें आ रही हैं और जंग की आवाजें आ रही हैं, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं कौम से खिताब करूं। अब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी खत लिखा है यूएन जनरल असेंबली के यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर्स तो बढ़ गए हैं। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्या बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को थ्रेट किया है कि जी हम किसी किस्म का एक्शन ले सकते हैं, या कि हम सिर्फ उनके जो बयानात हैं मीडिया में उसके ऊपर एक रद्द अमल दिखा रहे हैं? ये तो एक मीडिया का रद्द अमल है। जाहिर है कि कोई इसमें जो फॉर्मल है, अभी तक तो हमें ना कोई एविडेंस उन्होंने कोई ऐसी दी है, ना कोई ऐसा मसला है। हमने भारत की तवज्जो दिलाई है कि उन्हें चाहिए कि अपने अंदरूनी हालात के ऊपर गौर करें। जिस तरीके से कश्मीर में सैकड़ों बच्चों को शहीद किया गया अभी हालिया दिनों में, और इसलिए हम समझते हैं कि भारत को जो अपने अंदरूनी मामलात हैं उनकी तरफ भी देखने की ज़रूरत है। बाकी मामलात में कश्मीर तो ज़ाहिर भारत का हिस्सा नहीं है, वो एक मकबूजा इलाका है। वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसमें भारत का अपना कितना कसूर है, बाहर वालों का कितना कसूर है। कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने एक बहुत ही एक अगली चेहरा देखा है वहाँ की हुकूमत का और वहाँ की फौज का। मैं तो कश्मीर से रिपोर्ट भी करती रही हूँ, तो हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या हालात हैं और इससे भी बिगड़ गए हैं हालात। मगर आज वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद हैं तो वो आप हमें दें, जिसके ऊपर पहले ही इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन जो हैं रवीश कुमार, उनकी जो है स्टेटमेंट आ गई है और उन्होंने कहा है कि जी हम किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, चूँकि ऑलरेडी एक वीडियो है सुसाइड बॉम्बर की जिसने ये कहा है कि मेरा ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से है, और उन्होंने ये भी कहा कि देयर आर ऑल्सो अदर ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मटीरियल्स लिंकिंग जैश ए मोहम्मद टू द टेररिस्ट अटैक, वी हैव देयरफॉर नो डाउट दैट द क्लेम इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड। अब उनका ये कह देना इट्स नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान आपको ठोस शवाहिद देगा? देखिए, इसका मतलब तो ये है कि हिंदुस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसकी जो स्टडी है टेररिज्म की तंजीमों की या जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। यानी अगर उनको ये भी नहीं मालूम कि जैश ए मोहम्मद नाम की कम से कम कोई 60-70 तंजीमें मौजूद हैं, उनको अगर ये भी नहीं मालूम कि जैश ए मोहम्मद का क्या मामला है, यहाँ पे तो 2002 से बैन है, और उसकी जो जब तक आप एविडेंस नहीं लाएंगे, सिर्फ आपके कहने के ऊपर तो नहीं कोई जो है वो एक्शन होगा। आपको अपने लोगों के सामने भी, पाकिस्तान के लोगों के सामने भी और आलमी जो ताकतें हैं उनके सामने भी, हम एक ये दुनिया जो है वो कोई इस वक्त कोई बारबैरिक दुनिया तो नहीं है। यहाँ पर जो दलील से अगर बात होती है और दलील में आपको अपनी शहादतें लानी पड़ती हैं। तो हमने हिंदुस्तान को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बात की है, उन्होंने तो बड़े खुले दिल के साथ बात की है। उन्होंने कहा अगर आप एविडेंस दें हम तहकीकात कराने को तैयार हैं, टेररिज्म के ऊपर आप बात करना चाहते हैं हम बात करने को तैयार हैं, और फिर जाहिर है कि अगर आप कुछ और सोचेंगे तो हम उसका जवाब देने का भी हक रखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान की क्या है आपकी कि क्या वहां से बातचीत का दरवाजा खुलेगा, चूंकि वो तो इस मूड में नहीं लग रहे कि वो बातचीत करना चाहते हैं, और उन्होंने तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म करने की बात की है। देखिए, प्रॉब्लम वहाँ पे इस वक्त ये है, वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं
और नरेंद्र मोदी सामने इलेक्शन हार रहे थे। अब इसके बाद आप देखिए कि उनको दुख इतना है वहाँ पे भारतीय फौजियों की, वहाँ पे भारतीय फौजियों के वहाँ पे जो वाक़या हुआ कि उन्होंने अपना एक जलसा भी जो है वो मनसूख नहीं किया। अगर आप इतने दुखी हैं तो कम से कम अपनी आप इलेक्शन कैंपेन सस्पेंड करते। लिहाजा बड़ा ये एक्सपेक्टेड है कि भारत जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात को की पेशकश को, इन्वेस्टिगेशन की पेशकश को वो इस वक्त लंबा करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेट हाल तो ज़ाहिर है इसके अलावा क्या है कि आप बातचीत करें, आप दुनिया के सामने अल्टीमेटली आप ये समझते हैं कि इनको मुज़ाकराती मेज के ऊपर आना ही पड़ेगा। इसके अलावा और क्या हल है? दो तीन हल है ना जी। या तो देखिए ठीक नहीं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। एक और स्टेटमेंट आई है आज एक अखबार के अंदर शाया हुई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा है कि हम जैश-ए मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर को यूएन लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट के ऊपर डालेंगे, और जिस तरह आपने पहले इसको अपोज किया था इस बार आप अपोज ना करें। और ये कहा गया है कि ये पाकिस्तानी हुकाम को कन्वे बाकायदा तौर से कर दिया गया है। तो क्या हमें ये बात बताई गई है अमेरिका के हवाले से या आप इस खबर को रद्द करते हैं? अब मुझे भी इस बारे में कोई इल्म नहीं है, और अगर ऐसा है मुतल्लिका जो हमारा मिनिस्ट्री है उनसे बात करके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे इस बारे में नहीं। फवाद साहब, दूसरी तरफ हमने देखा है कि ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उनके वहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के हवाले से। मैं चाहूँगी कि आप वो सुन लें, फिर उसके पर भी रद्द अमल चाहेंगे। सुनाइए फवाद साहब, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स ईरान से आ रही हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पे ईरान के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये भी कहा कि हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं कि किस तरह हमने रीजन के अंदर जो है बात को आगे बढ़ाना है या किस तरह हमने डील करना है रीजन के अंदर। इस स्टेटमेंट को, शाह महमूद साहब की स्टेटमेंट को और ईरानियन सऊदी अरेबियन फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट को, उसके ऊपर काफ़ी तंकीद हो रही है। तो आप समझते हैं कि ईरान की तरफ से भी हमें ख़तरा है? कोई ख़तरा नहीं है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बरादराना है। ईरान की क़यादत के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। हमारे सऊदी अरब और यूएई की क़यादतों के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का हमारी पोजीशन कई जगहों के ऊपर, जैसा शाह साहब ने कहा, बिल्कुल सही तौर के ऊपर कहा कि हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं। कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे हैं और कई चीज़ें जिनके ऊपर हम इकट्ठे नहीं हैं। जो सऊदी अरब की मगर ईरान के हवाले से जो उनका एक ईरान के हवाले से जो उनका एक मौक़िफ़ है, जहां उन्होंने ये कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर भी हैं, क्या हम वही मौक़िफ़ रखते हैं कि नहीं ईरान के बारे में? चूंकि हमारे तो ताल्लुकात ईरान के साथ, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ सऊदी अरब से ज़ाहिर है कि थोड़ा मुख्तलिफ है। हमने तो सऊदी अरब को भी यही मशवरा दिया है, और जब प्राइम मिनिस्टर साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं, जब हम सऊदी अरब गए थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़े तौर के ऊपर जो सऊदी लीडरशिप है उनको ये मशवरा दिया था कि जो आपके तनाज़ात हैं उनको कम करने में फ़ायदा है। हम अब भी यही किरदार अदा कर रहे हैं। हमने ईरान की लीडरशिप को भी यही मशवरा दिया है, हमने यूएई की लीडरशिप और सऊदी अरब की लीडरशिप को भी यही मशवरा दिया है। मगर ये बताइए कि ईरान की तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है फवाद साहब, इसका टेम्परेचर आप जो लो कैसे करेंगे? क्या आप तो फौजी कमांडर का बयान है? नहीं, वो तो फौजी मगर एक फॉरेन उनकी जो फॉरेन स्पोक्सपर्सन, स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, जी स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, उनका भी बयान आया था जब सुषमा स्वराज साहिबा वहां पे गई थी, और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को ये बावर करा देना चाहते हैं कि अपनी सरजमीन को वो किसी और के लिए इस्तेमाल ना करें, और उन्होंने ये भी कहा कि इनफ इज इनफ। अब इस किस्म के बयानात अगर आ रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सऊदी अरब से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे यूएई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अब अगर इन ममालिक के आपस के तनाज़ात हैं और वो एक दूसरे से उनकी बात, और एक हिस्टोरिकल तनाज़ात हैं, हम उसमें फरीक नहीं है। हम इनके तनाज़ात को, इनके टेम्परेचर्स को कम कर रहे हैं और बड़ी कामयाब कोशिश की है कि वहाँ पे उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए हैं, और उन्होंने इल्जाम लगा दिया है कि जैश-ए-अदल जो है
वो उसकी जिम्मेदारी जो है कबूल कर चुका है और वही जिम्मेदार है। इसके बारे में क्या हम कोई उनके साथ बातचीत करेंगे या उनकी जो कंसर्न है जैश अदल के हवाले से, चूंकि हमें याद है कि पिछले साल जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अगवा कर लिया गया था तो पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे मदद करके उनको बाजियाब कराया था। तो इस बार पाकिस्तान क्या करेगा, चूंकि ये जो गठजोड़ बन रहा है हिंदुस्तान और ईरान का, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है? नहीं, कोई गठजोड़ है भी नहीं है, कोई गठजोड़ नहीं है। ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। ईरान की सॉवरेनिटी का हम एहतराम करते हैं और ईरान की, जिस तरह मैंने बताया, कि लीडरशिप के ताल्लुकात हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान भी, यहाँ पे भी टेररिज्म के बहुत वाक़यात हुए हैं, ईरान में भी टेररिज्म के बहुत वाक़यात हुए हैं। आपके सामने जो कुलभूषण जाधव है, उसका वो तो चाबहार से पाकिस्तान जो है आते हुए अरेस्ट आया था और वो यहाँ से अरेस्ट हुआ था। तो अब आप बताइए कि उसके पास जो पासपोर्ट था वो भी, उसके ऊपर भी उसका नाम उसने अपना जाहिर किया हुआ था कि मेरा बिजनेस है। सो ये जो मामलात हैं टेररिज्म के, ये तो चलते रहते हैं मुल्कों में। ईरान में, पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स भी होंगे, उनमें कई चीज़ें भी होंगी। उसको ईरान और पाकिस्तान ने मिल के उन पर काबू पाना है। ईरान की भी अहमियत को हमें पूरी समझ है, हम ईरान की अहमियत को तस्लीम करते हैं। इसी ये भी बताइए कि फैटफ का रिव्यू जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, उसके अंदर भी जैश मोहम्मद और मसूद अजहर का नाम आया हुआ है। क्या पुलवामा अटैक के बाद आपको लगता है कि कोई उसके ऊपर भी असर, रिव्यू के ऊपर भी असर हो सकता है? क्योंकि ये बात हो रही थी कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, मगर क्या प्रेशर पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर इस अटैक के बाद? क्योंकि हमने देखा है कि हिंदुस्तान तो अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है बढ़ा रहा है। इस वक्त इस फैटफ का जो इस वक्त का इजलास है, ये तो एक बोर्ड मीटिंग है, ये कोई बड़े फैसले करने वाला तो नहीं है। लेकिन इसमें जो भी इस वक्त तक हम फैटफ की जो कार्रवाई है उससे हम मुतमईन हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है वो उसको ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया जाएगा, हमें जो है वो बिल्कुल क्लीन चिट मिलेगी। हमने अब तक जो इक़दामात किए हैं पूरी दुनिया देख रही है, बहुत मुश्किल हालात में हमने ये काम किए हैं। हमें उस वक़्त ये जो कीमत हमें देनी पड़ रही है, जो टेररिज्म हमारे यहाँ हुआ है, जिसमें यकीनी तौर पे बाहर की ममालिक की एजेंसीज मुलव्वस हैं, उनकी हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है। और हमने पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोह हैं, जो कि एक हम क्रुएलिटी ऑफ ज्योग्राफी है, हमें हमारे राइट लेफ्ट के ऊपर इरेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स में हम फंसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अंदर मुश्किलात रही हैं माजी में। हम इंशाल्लाह उन मुश्किलात से बाहर आ रहे हैं। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। हम पाकिस्तान को भी इस शो के ऊपर पहले आए हुए थे और वो ये कह रहे थे कि आपको चाहिए कि इससे पहले कि वजीर आजम साहब खिताब करते तो उनको चाहिए था कि पार्लियामेंट को वो है उनको आके बताते, उनसे कोई मशवरा करते और फिर खिताब करते, चूंकि मामलात जो थे वो काफ़ी इस वक्त पेचीदा मामलात हैं। तो आप समझते हैं कि शायद आपकी हुकूमत को अपोजिशन से बात करनी चाहिए, और जो इस किस्म की सूरत हाल बन रही है ईरान और इंडिया के हवाले से, क्या आप उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे? देखिए, आज पीपल्स पार्टी ने तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच है उसको खुशामदेद कहा है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का मैं देख रहा था। जो मामलात हैं ये PMLN की अभी हुकूमत जो है पहले थी, उनको भी अच्छी तरह मालूम है, और पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है, जाहिर है कि ये पाकिस्तान का मसला है और इसमें पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, एक मुट्ठी की तरह है। और इंशाल्लाह पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। पार्लियामेंट को एतमाद में लेना जरूरी है। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये जो आने वाला सेशन है इसके अंदर आप पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी इन मौजूआत के ऊपर? जी बिल्कुल होगी, पार्लियामेंट में बातचीत भी होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी पार्लियामेंट में जाएंगे। फवाद साहब, आपने पूरी कौम को एक खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तानी कैदी जो सऊदी अरेबिया में हैं 2000 से ज़ायद, उनको रिहाई मिल जाएगी, और फिर वली अहद ने भी ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान में की। मगर अभी तक ये वाजे नहीं हुआ कि उसका तरीका क्या होगा, और ये भी वाजे नहीं हुआ कि कितनी देर लगेगी उनको रिहा करने में। उसमें तरीकाकार ये है कि जो काउंसिल जनरल हैं पाकिस्तान के जद्दा में, मक्का में, उनको हदायत जारी कर दी गई हैं। वो पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनकी लिस्ट पहले ही उनके पास मौजूद है। वो लिस्ट जो है वो जो क्राउन प्रिंस का ऑफिस है वहाँ पे जाएगी, और फिर क्राउन प्रिंस का चूँकि ऑर्डर है ये, और जो सऊदी आइन है उसमें पाकिस्तान के आइन की तरह ज़रा बाकी जो इदारे का इख्तियारात उस तरह के नहीं हैं। वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस हैं उनके एब्सोल्यूट पावर्स हैं,
तो वो वहाँ से फिर डिक्रीज जो हैं वो जारी होंगी इंडिविजुअली। डिक्रीज जो है जो एक ओवरऑल डिक्री है एज अ प्रिंसिपल डिसीजन वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अब इंडिविजुअल जो रिहाई के ऑर्डर है अब वो मुतल्लिका जो महकमे हैं वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बारी बारी। और एक चीज़ की वजाहत कर दीजिए कि ये वही प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, जो अपने वीज़े को एक्सपायर कर चुके हैं, मतलब उनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं। पैटी ऑफेंसेस में तमाम जो लोग हैं उनमें और भी कई होंगे जो ओवर स्टे के ऊपर हैं, जिस तरह से वीज़ा वाला मसला है, लेकिन इसके साथ जो छोटे पैटी ऑफेंसेस में मुलव्वस लोग हैं उनको भी निकाल दिए जाएंगे। और फिर कुछ जो हैं जो जुर्माने ना देने की वजह से कैद हैं उनके जुर्माने भी जो हैं वो भी माफ़ कर दिए गए हैं, तो वो जुर्माने ना वाले भी जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। जनाब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, आपने पहले एहसन इकबाल साहब की बात सुनी, फिर फवाद चौधरी साहब की। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।